नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस एक रात की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसने दुनिया को बदल दिया। 2 मई 2011 जब अमेरिकी कमांडोज ने उसामा बिन लादेन को मार गिराया। हाँ, और हमारे पास इस विषय पर विकिपीडिया का एक बहुत ही विस्तृत लेख है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि 10 साल तक चली खोज आखिर एक 40 मिनट के छापे में कैसे सिमट गई। इस पूरी कहानी में कई परतें हैं। जासूसी है, तकनीक है, राजनीति और जाहिर है बहुत सारा ड्रामा भी है। और ये कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल। साल 2002 में मिला एक अधूरा सा सुराग, अलकायदा के एक संदेशवाहक का सिर्फ एक उपनाम। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही एक धागा लगभग एक दशक बाद दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी के दरवाजे तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। चलिए। तो 9/11 के बाद बिन लादेन को ढूंढना, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। और ये लगभग नामुमकिन इसलिए था क्योंकि हमें पता है कि 1998 के बाद से उसने कभी फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। तो फिर खुफिया एजेंसियों ने शुरुआत कहाँ से की? उनके पास था क्या? उनके पास सिर्फ एक कह सकते हैं एक थियरी थी कि बिन लादेन चाहे कितना भी अलग थलग क्यों ना हो, उसे अलकायदा नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए इंसानी संदेशवाहकों मतलब कुरियर की जरूरत तो होगी ही। अच्छा। तो पूरा फोकस इसी बात पर था कि उसके सबसे भरोसेमंद लोग कौन हैं, और यहीं पर एक उपनाम बार बार सामने आने लगा। अबू अहमद अल कुवैती। हाँ बिल्कुल, यही नाम। ये नाम आ कहाँ से रहा था? ये आ रहा था ग्वांतानामो बे और CIA की जो गुप्त जेलें थी वहां बंद कैदियों से पूछताछ में। सालों तक ये नाम आता रहा। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, बहुत दिलचस्प। जब अलकायदा के बड़े कमांडरों जैसे 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद या अबू फराज अल लिब्बी, इनसे इस नाम के बारे में पूछा गया तो दोनों ने एक ही बात कही कि अल कुवैती कोई खास आदमी नहीं है, वो तो रिटायर हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया होगा। बिल्कुल। CIA के लिए तो ये एक तरह का इशारा होना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। विश्लेषकों ने इसे एक्टिव डिसेप्शन यानी मतलब जानबूझकर धोखा देने की कोशिश के तौर पर देखा। सही। जब इतने बड़े आतंकवादी एक ही सुर में किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों, तो इसका मतलब था कि अल कुवैती सिर्फ एक मामूली संदेशवाहक नहीं था, बल्कि वो बिन लादेन तक पहुंचने की चाबी था। एकदम सही। यहीं से अल कुवैती एक नाम से बढ़कर उनका सबसे बड़ा लीड बन गया। और फिर इस लीड पर सालों तक काम चलता रहा होगा। सालों तक। निर्णायक मोड़ कब आया? वो आया 2010 में। सालों की मेहनत के बाद एक वाइट ऐप में CIA ने अल कुवैती की आवाज पहचान ली और अगस्त 2010 में उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। और वो पीछा उन्हें कहाँ ले गया? वो पीछा उन्हें पाकिस्तान के एक ऐसे शहर तक ले गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, एबटाबाद। और वहां एक अजीबोगरीब बड़े से परिसर पर जाकर ये खोज खत्म हुई। तो CIA महीनों तक इस संदेशवाहक का पीछा करती है और वो उन्हें एबटाबाद में एक बड़े से कंपाउंड तक ले जाता है। और ये कंपाउंड अपने आप में एक पहेली था, है ना? ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं थी, ये एक किला था। स्थानीय लोग इसे वजीरिस्तान हवेली कहते थे। वजीरिस्तान हवेली? जी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये पाकिस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी से सिर्फ 1.3 किलोमीटर दूर था। क्या मतलब देश की नाक के नीचे? बिल्कुल। सोचिए कितना दुस्साहस था। उस कंपाउंड में ऐसा क्या था जिसने CIA का ध्यान खींचा? बहुत कुछ था। पहली बात तो उसकी बनावट। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसके चारों ओर 12 से 18 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें थी। 18 फीट? हाँ, और ऊपर कांटेदार तार। ये आसपास के किसी भी घर से 8 गुना बड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी तीसरी मंजिल की बालकनी। बालकनी में क्या था? उस पर 7 फीट ऊंची एक और दीवार थी। 7 फीट की दीवार बालकनी पर? ये तो बहुत ही अजीब है ना? मतलब ये किसी को छुपाने के लिए ही बनाई गई हो जैसे। बिल्कुल। बिन लादेन की लंबाई 6 फीट 4 इंच थी। एकदम सही। ये दीवार उसे पूरी तरह से छिपाने के लिए परफेक्ट थी। और भी कई बातें थी, जैसे कि उस घर में कोई इंटरनेट या लैंडलाइन फोन कनेक्शन नहीं था, जो उस इलाके के लिए बहुत असामान्य था। और सबसे अजीब, जहां सारे पड़ोसी अपना कचरा बाहर रखते थे, वही इस घर के लोग अपना सारा कचरा जला देते थे, ताकि कोई सुराग पीछे ना रह जाए। एक एक चीज सोची समझी थी। तो CIA ने इस पर नजर कैसे रखी? उन्होंने पास में ही एक सेफ हाउस किराए पर ले लिया और वहां से 24/7 निगरानी शुरू कर दी। ये ऑपरेशन तो बहुत बड़ा और महंगा रहा होगा।
इतना बड़ा कि CIA को कांग्रेस से करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त बजट मांगना पड़ा। उन्होंने एक नकली पोलियो टीकाकरण अभियान तक चलाया। क्या? टीकाकरण अभियान? हाँ, ताकि परिसर में रहने वाले बच्चों के DNA नमूने मिल सकें। हालांकि इस तरीके की बाद में बहुत आलोचना हुई। अब मुझे पता है कि यहाँ तकनीक का भी बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी यानी NSGA ने सैटेलाइट इमेज से घर का एक पूरा 3D मॉडल तैयार किया। अच्छा। उन्होंने ये तक अनुमान लगा लिया कि अंदर कितने पुरुष, महिलाएं और बच्चे रहते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी एक शक बना हुआ था कि क्या अंदर सच में बिन लादेन ही है? बिल्कुल। इसी शक को दूर करने के लिए उन्होंने एक खास प्रक्रिया अपनाई। अच्छा, ये रेड टीमिंग क्या चीज है? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। रेड टीमिंग एक तरह से डेविल्स एडवोकेट प्रोसेस है। मतलब अपनी ही थ्योरी को चुनौती देना? नहीं है। उन्होंने हर सबूत को चुनौती दी, हर थ्योरी में कमी निकालने की कोशिश की, ताकि जब एक्शन लेने का वक्त आए तो कोई अगर मगर न बचा हो। बिल्कुल। और जब इस रेड टीमिंग के बाद भी यही निष्कर्ष निकला कि अंदर बिन लादेन के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तब जाकर असल ऑपरेशन की योजना शुरू हुई। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। हाँ, और यहाँ राष्ट्रपति ओबामा के सामने 3 मुख्य विकल्प रखे गए। पहला तो था कि उस जगह पर बम गिरा दिया जाए। सही कहा। B-2 स्टील बॉम्बर से 32 2000 पाउंड के बम गिराना। लेकिन इस विकल्प को खारिज कर दिया गया। क्यों? इससे तो काम आसानी से हो जाता। और इसके पीछे की वजह बहुत कुछ कहती है। सिर्फ ये नहीं कि इससे कई नागरिक मारे जाते, बल्कि सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बिन लादेन की मौत का कोई सबूत नहीं बचता, सिर्फ मलबे का ढेर रह जाता। हाँ, फिर दशकों तक साजिश की कहानियों को जन्म देता। उन्हें एक शव चाहिए था, एक सबूत, और इसी एक फैसले ने इस पूरे मिशन को एक बेहद जोखिम भरे लेकिन ज्यादा फायदेमंद रास्ते पर डाल दिया। सही। तो दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन करना। इसे भी खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इस राज को गुप्त रख पाएंगी, या कहीं वो बिन लादेन को पहले ही आगाह ना कर दें। तो बचा तीसरा और सबसे जोखिम भरा विकल्प, हेलीकॉप्टर से एक तरफा छापा। और ये जिम्मेदारी अमेरिकी नौसेना की सबसे एलीट यूनिट DVGRU को सौंपी गई, जिसे हम सील टीम 6 के नाम से जानते हैं। उन्होंने अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना और नेवादा में उस कंपाउंड के हूबहू मॉडल बनाकर महीनों तक अभ्यास किया। और यहीं पर अभ्यास में एक छोटी सी गलती हुई, हाँ, जिसका छापे के दौरान बहुत बड़ा असर पड़ा। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। नेवादा में जो मॉडल बनाया गया था, उसमें असली कंक्रीट की दीवारों की जगह जालीदार बाड़ का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। इससे पायलटों को यह अंदाजा नहीं हो पाया कि ठोस दीवारें हेलीकॉप्टर के रोटर से निकलने वाली हवा, मतलब एयर फ्लो को कैसे प्रभावित करेंगी। ये एक छोटी सी चूक थी जो बाद में बहुत महंगी पड़ी। और इस छापे के लिए उन्होंने कोई आम हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए थे, है ना? नहीं, ये सबसे खुफ्त तकनीक थी। 2 संशोधित ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो स्टील्थ संस्करण थे। स्टील्थ मतलब रडार पे पकड़ में नहीं आते? हाँ, और बहुत कम आवाज करते थे। यही तकनीक उन्हें बिना किसी को बताया एबटाबाद तक पहुंचाने वाली थी। और फिर वो रात आई, 1 और 2 मई 2011 की दरमियानी रात। लगभग 79 कमांडोज और कायरो नाम का एक बेल्जियन मैलिनॉइस कुत्ता अफगानिस्तान के जलालाबाद से रवाना हुए। 90 मिनट की उड़ान के बाद वो एबटाबाद के उस कंपाउंड के ऊपर थे। और जैसे ही वो पहुंचे, सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। बिल्कुल। पहला हेलीकॉप्टर जैसे ही कंपाउंड के ऊपर मंडराने लगा, वो ववर वलय अवस्था यानी वर्टेक्स रिंग स्टेट में फंस गया। इसका मतलब क्या है? ये क्या होता है? आसान भाषा में हेलीकॉप्टर अपने ही रोटर से पैदा हुई अशांत हवा में फंसकर अपनी लिफ्ट मतलब ऊपर उठने की ताकत खोने लगता है। ओह। और यहाँ पर नेवादा में की गई वो गलती सामने आई। कंपाउंड की ऊंची दीवारें और उस रात उम्मीद से ज्यादा गर्म हवा ने इस असर को कई गुना बढ़ा दिया। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा दीवार से टकराया और वो क्रैश हो गया। तो मिशन शुरू होते ही उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मतलब प्लान तो वहीं पर पूरी तरह से पटरी से उतर गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पायलट की सूझबूझ और ट्रेनिंग काम आई। ये एक नियंत्रित क्रैश लैंडिंग थी जिससे किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन अब टीम फंस चुकी थी। हाँ, उनके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक हेलीकॉप्टर था और मिशन की पूरी योजना बदल चुकी थी। घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी। इसके बाद क्या हुआ? टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने गेस्ट हाउस और मुख्य इमारत में मौजूद लोगों का सामना किया। बिन लादेन का संदेशवाहक अबू अहमद अल कुवैती, उसके भाई अबरार और उसकी पत्नी बुशरा मारे गए। हाँ। अंदर बिन लादेन का बेटा खालिद भी मारा गया।
टीम तेजी से तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। और वहीं पर उनका सामना बिन लादेन से हुआ। हाँ, सील टीम को बिन लादेन तीसरी मंजिल के एक कमरे में मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो निहत्था था। निहत था। हाँ, उसे असल में कैसे मारा गया इस पर छापे में शामिल सील सदस्यों की अलग अलग कहानियां हैं जो उन्होंने बाद में अपनी किताबों में लिखी। जैसे कि एक सील मैट बिसोनेट ने अपनी किताब नो इजी डे में लिखा है कि एक सील ने सीढ़ियों से ही बिन लादेन के सिर में गोली मारी और जब टीम कमरे में घुसी तो वो पहले ही जमीन पर घायल पड़ा था, जिसके बाद उसे सीने में कई और गोलियां मारी गई। और दूसरी कहानी क्या है? रॉबर्ट ओनील नाम के एक और सील का दावा है कि उन्होंने ही कमरे में घुसकर बिन लादेन के माथे पे वो 2 निर्णायक गोलियां चलाईं जिनसे उसकी मौत हुई। जो भी हुआ हो, मिशन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था। बिल्कुल। टीम लीडर ने तुरंत रेडियो पर कोड संदेश भेजा, भगवान और देश के लिए, गेरोनिमो गेरोनिमो जेरोनिमो। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, जहां राष्ट्रपति ओबामा और उनकी टीम ये सब लाइव देख रही थी। हाँ, वहां किसी ने फुसफुसाकर पूछा क्या ये बिन लादेन के लिए है, और फिर पुष्टि आई गेरोनिमो EKI, एनिमी किल्ड इन एक्शन। कहते हैं कि उस कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई थी और फिर राष्ट्रपति ओबामा ने बस इतना कहा, हमने उसे मार गिराया। हाँ, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनका दूसरा सबसे बड़ा काम था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। अच्छा, वो सब दस्तावेज और हार्ड ड्राइव्स। बिल्कुल। टीम ने कमरे से 10 कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, दस्तावेज, DVD और लगभग 100 थंब ड्राइव्स बरामद किए। इसे बाद में आतंकवादी सामग्री का अब तक का सबसे बड़ा खजाना कहा गया। और जाते जाते उन्होंने उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का क्या किया? उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को विस्फोटकों से उड़ा दिया। वो अपनी टॉप सीक्रेट स्टेल्थ तकनीक का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। तो मिशन पूरा हुआ। टीम ने बिन लादेन का शव उठाया और उस एक बचे हुए हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकल गई। हाँ, और इसके बाद सबसे पहला और जरूरी काम था ये 100% पक्का करना कि शव बिन लादेन का ही है। और इसके लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। हाँ, और ऊंचाई को लेकर तो एक बड़ा ही अजीब किस्सा है। रुकिए, मुझे ये सुनना है। उनके पास नापने के लिए टेप नहीं था, तो एक 6 फीट के सील ने शव के बगल में लेटकर उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया। हाँ, यही हुआ। ये तो इस पूरी कहानी का सबसे अजीब डिटेल है। एक तरफ अरबों डॉलर का खुफिया ऑपरेशन और दूसरी तरफ इतना देसी जुगाड़। ये वाकई में विश्वसनीय है। इसके बाद चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से 95% मिलान हुआ, लेकिन असली और सबसे ठोस सबूत था DNA। बिन लादेन की एक बहन के DNA से मिलान किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि गलत पहचान की संभावना 11.8 क्वाड्रिलियन में से 1 थी। यानी ये लगभग असंभव था कि ये कोई और हो। तो पहचान पक्की हो गई। अब एक और बड़ा सवाल था, शव का क्या किया जाए? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। आखिरकार उसे समुद्र में दफनाने का फैसला हुआ। समुद्र में? हाँ, शव को USS कार्ल विन्सन जहाज पर ले जाया गया और उत्तरी अरब सागर में इस्लामी रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क था? इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, कोई भी देश शव को अपनी जमीन पर दफनाने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था, और दूसरा और ज्यादा जरूरी, अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी कब्र एक आतंकवादी तीर्थ स्थल बन जाए जहां उसके समर्थक आकर उसे शहीद का दर्जा दे। बिल्कुल। हालांकि इस फैसले की कई इस्लामी विद्वानों ने आलोचना की और इसे इस्लामी परंपरा के खिलाफ बताया। जाहिर है इस खबर पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं भी बहुत अलग अलग रही होंगी। बिल्कुल। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर जश्न का माहौल था। सर्वे में 90% से ज्यादा अमेरिकियों ने इस छापे का समर्थन किया। लेकिन पाकिस्तान में तस्वीर ठीक इसके उलट थी। हाँ, वहां 2/3 लोगों ने इस छापे को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की। पाकिस्तानी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी रही होगी। बहुत बड़ी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बिन लादेन 9 साल से उनके देश में छिपा है, और ना ही उन्हें इस अमेरिकी ऑपरेशन की भनक लगी। उन्होंने सामूहिक विफलता की जांच के लिए एबटाबाद आयोग बनाया। और यहीं से पाकिस्तानी भूमिका पर वो गंभीर सवाल उठने शुरू हुए जो आज तक पूछे जाते हैं। हाँ, क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बिन लादेन को छिपाने में मदद की थी? ये इस कहानी का सबसे विवादित पहलू है। कई अमेरिकी अधिकारियों का यही मानना था, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस कंपाउंड से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि बिन लादेन खुद पाकिस्तानी अधिकारियों और ISI से बचने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतता था। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। हाँ, और इस पर बहस आज भी जारी है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकाले? एक तरफ तो ये एक दशक की खुफिया मेहनत,
तकनीकी श्रेष्ठता और साहसी सैन्य कार्रवाई का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, इसने अलकायदा की कमर तोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय संप्रभुता और पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। जैसे एक देश का दूसरे देश में बिना बताए सैन्य कार्रवाई करना, हाँ, या एक निहत्थे व्यक्ति को पकड़ने के बजाय मार देना। इन सब पर एक लंबी कानूनी और नैतिक बहस छिड़ गई। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक आखिरी सोचने वाली बात के साथ खत्म करना चाहेंगे। इस छापे से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड्स थे, हाँ, उन्हें पेंटागन से CIA को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा क्यों? आलोचकों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि ये सारे दस्तावेज एक फोया ब्लैक होल में चले जाएं। फोया यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, वो कानून जिसके तहत नागरिक सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच की मांग कर सकते हैं। सही, लेकिन CIA के ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स को इस कानून से काफी हद तक छूट मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि इस मिशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सच शायद कभी भी जनता के सामने नहीं आ पाएंगे। और ये घटना एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। आतंकवाद के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना